हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पावर मेथड कर लिया था कि पावर मेथड क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी करे थे। ठीक है, उससे हम क्या निकालते थे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। इस वीडियो में हम करेंगे जैकोबी मेथड क्या होता है। तो जैकोबी मेथड से हम कैसे आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, जो आपका जैकोबी मेथड होता है वो किस काम आता है, आइगन वैल्यूज़ को निकालने के लिए, सभी आइगन वैल्यूज़ को निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स की। ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी। और इस मेथड से हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। ठीक है, ये जो मेथड होता है जैकोबी मेथड, ये सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक भी कौन सी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। रियल मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। तो देखते हैं कैसे हम इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, जो मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखी हुई है। और इसी मतलब कि जो मैं स्टेप्स करूँगा, इसी स्टेप से ही आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो जैकोबी मेथड के। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 6, यूजिंग जैकोबीज मेथड फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज़ एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, वो ही स्टेप्स आपके सारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ठीक है, देखिए ये मैट्रिक्स आप देख सकते हो, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज करके देखो, क्या आपको यही मैट्रिक्स दोबारा मिल रही है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, जो रोज़ हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ फिर आप कह सकते हो कॉलम्स को आप रोज़ में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, रो है ना, ये इसको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ। ये भी रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर देता हूँ। ये थर्ड रो है, इसको मैं थर्ड कॉलम में चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखिए स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले तो ये देखोगे जो ये मैट्रिक्स है ना, इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले। ठीक है, जो डायगोनल बना रहे होते हैं। इनके अलावा जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स कौन से रह गए, ये और ये। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है ऑफ ए, वो क्या है, 2 है। 2 का मतलब क्या है, मतलब कि A13 और A31। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट होता है ये कौन सा होता है, A13 होता है ना, और ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है, A31। और इन दोनों जगह पे कौन बैठा है, 2 बैठा है। तो इसका मतलब जो A13 और A31 के ऊपर बैठा है जो कि 2 है, वो बड़ा है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। आगे अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो ये ए है इसकी सफिक्स में कौन है, 13 और या फिर 31। ठीक है, 13 है या फिर 31 है। तो आप इसकी सफिक्स की हेल्प से कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो, कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो। ऑल्सो आप इसकी सफिक्स की हेल्प से कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो। जैसे कि यहाँ 1 है ना, एक तो आप 1 1 बना सकते हो, A11, ये एक डायगोनल एलिमेंट है। जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स होते हैं बीच वाले, A11 A22 A33 यही होते हैं, है ना। तो एक ये डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो। दूसरा एलिमेंट कौन सा बना सकते हो, A13 बना सकते हो। ठीक है, सॉरी A33 बना सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ 3 नंबर है। तो A11 और एक 3 बन सकता है, उसके अलावा आपके पास कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं बन सकता। तो A11 हमारा है क्या, यहाँ 1 है। ठीक है, और A33 क्या है आपका, वो भी 1 है। एक तो ये हो गया, ये हमने लिख लिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है। वी हैव टू चूज़, ये स्टेप्स बस एक बार ये आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा। वी हैव टू चूज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, B1 है। ठीक है, अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम बनाएंगे कैसे, ये देखिए, ये प्रोसेस को देखिए।
और जो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एक प्लेन में बनानी है, इन द प्लेन 1,3। 1,3 एक प्लेन है, इसमें आप बनाओगे। 1,3 क्यों लिया? क्योंकि आपके जो सबसे बड़े एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि नॉन डायगोनल सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 2 है। और 2 का मतलब क्या है? ए जो मतलब कि 2 कहाँ बैठा है? A13 पे और A31 पे बैठा है। तो देखिए 1,3 और 3,1 है, ठीक है, इसलिए हम प्लेन भी यहाँ क्या लेंगे? 1,3 लेंगे। पहले आप 1 लिखोगे, फिर कॉमा 3 क्योंकि 1 छोटा है, फिर 3 क्योंकि वो बड़ा है। अब देखो आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी कैसे, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। देखिए 1,3 प्लेन के अंदर आपको ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है ना, तो 1 और 3 की हेल्प से आप कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो? एक तो A11 बना सकते हो, एक A33 बना सकते हो, ठीक है। 1 और 3 की हेल्प से एक ये बना सकते हो ना, एक A11 एक A33। सफिक्स में आपको लिखने हैं A11 A33। A11 आपका है क्या? A11 वो तो 1 है, ठीक है। A33 आपका है क्या? वो भी क्या है? 1 है। बट इस मैट्रिक्स में आप A11 और A33 को क्या लिखोगे? जहाँ जहाँ आपका A11 है और A33 है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ होगा? एक तो A11 यहाँ होगा और A33 कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ आपको लिख देना है cos थीटा। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों नंबर से आप कौन से ऐसे एलिमेंट्स बना सकते हो जो कि नॉन डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट्स नहीं आप बनाने, आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बनाने हैं कि आप कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो इन दोनों की हेल्प से। एक तो आप A13 बना सकते हो, एक A31 ही बना सकते हो, और तो कोई नहीं बना सकते ना। A13 और एक A31 अगर आप साथ के साथ लिख भी रहे हो, कर भी रहे हो, तो इन स्टेप्स को नोट कर लो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे बनानी है, ठीक है। आपको जिस प्लेन के अंदर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है ना, तो जैसे कि 1,3 में बनानी है, तो आप पहले तो ये देखोगे 1 और 3 की हेल्प से आपके कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे। एक तो 1,1 बनेगा, एक 3,3 बनेगा। A11 A33 A11 और जो 3,3 हैं जो कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स बने हैं, इसकी हेल्प से वहाँ आपने cos थीटा लिख देना है। अब आप क्या करोगे? अब आप ये देखोगे, अब 1 और 3 की हेल्प से अब आपके कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बन सकते हैं, तो वो आपके बनेंगे A13 और एक 3,1, ठीक है। एक तो A13 बन सकता है, एक 3,1 बन सकता है। A13 कहाँ होगा? यहाँ होगा। A31 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है? साइन थीटा लिख देना है, साइन थीटा, ठीक है। और जो आपका 1,3 है और 3,1 है, इसमें से छोटा कौन है? 1,3 छोटा है ना, तो जो छोटा होगा उसके सामने नेगेटिव लगा देना है। अब आपके डायगोनल एलिमेंट में अब बचा कौन है? डायगोनल एलिमेंट्स वाले में बचा कौन है? ये बीच वाला बचा ना, यहाँ आप क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वहाँ आप 0 0 0 लिख दोगे। बस यही है, ठीक है। ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या करना है? सबसे पहले आपको जिस प्लेन के अंदर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है, उस प्लेन, जैसे कि में नंबर देखोगे कौन से है, 1 और 3 है ना। 1 और 3 की हेल्प से आप कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो? A11 A33, और वहाँ आपको cos थीटा लिख देना है। और इसकी हेल्प से आप कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट बना सकते हो? A13 और एक 3,1, तो इनकी जगह पे साइन थीटा लिख देना है। और 1,3 और 3,1 में से छोटा कौन है? 1,3 छोटा है ना, तो वहाँ आप नेगेटिव लगाओगे। और डायगोनल एलिमेंट में अब बचा कौन है? ये वाला एलिमेंट बचा जो बीच में था, वहाँ आपको 1 लिख देना है, और बाकी जो भी जगह बची है वहाँ 0 0 0 लगा दो। अब देखिए, अब ना जहाँ जो ये थीटा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगला स्टेप क्या है? इसे थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहला स्टेप क्या था? आपको जो मैंने कहा था कि राइट डाउन करना है, वो राइट डाउन करना है। जैसे कि सबसे पहले लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट लिखना है, जो कि आपका आएगा जो 1,3 और 3,1 पे बैठा है, जो कि 2 है, ठीक है। उसके बाद 1,3 की हेल्प से आप कौन कौन से एलिमेंट बना सकते हो? डायगोनल एलिमेंट A11 और एक 3,3, और उनकी वैल्यू रख दी 1 और 1 है, ठीक है। ये बस हमें लिखना था। स्टेप 2 में आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी है, वो हमने बना दी। कैसे बनाई वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टेप 3 क्या है? आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या है? इसको फाइंड आउट करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके इस मैट्रिक्स में पुट कर देनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ना आपके पास एक फॉर्मूला है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? 2 इंटू में यहाँ आप कुछ लिखोगे अपॉन में जो आपने ऊपर 2 डायगोनल एलिमेंट्स बनाए थे ना, इस 1 और 3 की हेल्प से, 1 1 और 3 3, ठीक है। इनकी सब्ट्रैक्शन, मतलब कि A11 माइनस A33। जो 1 1 है वो छोटा है 3 3 से, इसलिए वो पहले लिखा जाएगा और 3 3 बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो हमने
ये डायगनल एलिमेंट्स बनाए हैं इस 1 और 3 के हेल्प से, या 3 और 1 की हेल्प से, वो हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपके पास आएगा लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलिमेंट, लार्जेस्ट नॉन डायगनल एलिमेंट जो हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो वो क्या निकाला है हमने, 2 निकाला है, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ 2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू A13, ठीक है। A13 और 31 तो आपके पास सेम ही रहेगा ना, क्योंकि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे, जैसे कि ये वाला एलिमेंट, 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 ये दोनों एक दूसरे के इक्वली होते हैं, ठीक है। तो A13 लिख लो, चाहे A31 लिख लो, यहाँ बस यहाँ लार्जेस्ट नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा जो आपके पास नॉन डायगनल एलिमेंट है उस लार्जेस्ट नंबर से। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू A13 आपके पास क्या है 2 है, अपॉन A11 1 है, माइनस A33 क्या है 1 है। यहाँ से क्या आ जाएगा 4/0 जो कि इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब आपको तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ ये देखोगे कि इन्फिनिटी की कौन सी वैल्यू पे आपके पास, सॉरी tan की कौन सी वैल्यू पे आपके पास इन्फिनिटी आता है। तो देखिए जब आप tan π/2 निकालते हो वो आपके पास इन्फिनिटी होता है ना, tan π/2 आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/2 तो इन्फिनिटी होता है ना। अब दोनों तरफ से tan tan आप मान लो कि कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, π/2 आ गया। हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू π/4 है ना, तो कोस π/4 क्या होता है, वो होता है आपका 1/√2, ठीक है, 0 एज इट इज़। अब माइनस यहाँ क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है π/4, तो माइनस साइन π/4 क्या हो जाएगा, साइन π/4 क्या होता है 1/√2 ही होता है, और माइनस एज इट इज़, तो माइनस 1/√2, ये 0 1 0 एज इट इज़, 0 1 0 एज इट इज़। यहाँ क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू है π/4, साइन π/4 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 0 एज इट इज़। कोस थीटा है, थीटा की वैल्यू π/4 है, कोस π/4 भी क्या होता है 1/√2 होता है। तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है B1। यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए, अब आपके पास होती है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको इस B1 की हेल्प से ना, B1 की हेल्प से और इसी के इन्वर्स की हेल्प से, और आपके पास जो ये A मैट्रिक्स है A, इसकी हेल्प से आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है। वो आप कैसे बनाओगे, देखिए आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है, मान लेते हैं वो नई मैट्रिक्स D1 है, और वो किसके इक्वल होगा, B1 के इन्वर्स A B1 के इक्वल। जहाँ आप B1 इन्वर्स भी लिख सकते हो, जब B1 का ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है B1 का ट्रांसपोज A B1, क्योंकि जो आपके पास ये मैट्रिक्स आई है ना B1, ये B1 ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमने ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही तो बनाई है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में जो आपका B इनवर्स होता है वो B ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है। अगर आप इसका B इनवर्स निकालोगे ना तो वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप चाहे B1 का इनवर्स लिख लो, चाहे B1 का ट्रांसपोज लिख लो, एक ही बात है। तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं D1। अगर आपके पास जो ये नई मैट्रिक्स आप बना रहे हो, ठीक है, अगर आप ये मैट्रिक्स बना रहे हो और ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारे पास नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर कोई ऐसी सी मैट्रिक्स आ जाती है, मान लेते हैं यहाँ B है, यहाँ C है, चलिए ठीक है, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहीं रोक देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स नहीं आती तो आपको जो ये दोबारा स्टेप है ना, मतलब कि जो ये सारा स्टेप है, ये सारा स्टेप आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा इस नई मैट्रिक्स के लिए। पहले तो हमने ये सारा स्टेप किसके लिए रिपीट करा था, मतलब कि करा था ए के लिए करा था। अब जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो D1 नई मैट्रिक्स आ जाएगी ना, अब आप इसके लिए ये सारा स्टेप रिपीट करोगे, ठीक है, अगर आपके पास ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आती है तो, ठीक है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर नहीं आती है तो देखिए हम D1 निकालते हैं, B1 का इन्वर्स A B1,
या फिर हम B1 का ट्रांसपोज ए B1 कह लो, ठीक है। तो B1 हमारे पास ये है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज करोगे आपको रो को बस कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है, ठीक है। रो को कॉलम में कर दो या फिर कॉलम को रो में कर दो। देखते हैं आपके पास B1 डैश क्या आएगा। ये तो आपको करना आता ही है ना, तो मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। इनटू में मैं ए कर रहूँगा और B1 एज इट इज़। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आपकी B ट्रांसपोज है, ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। B ट्रांसपोज आपका B के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, चाहे पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कर दो या इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 2 0 2 3 0 0 0 -1। तो आपके पास ये D1 आ गया। अब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी ज़ीरो होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे क्या ज़ीरो हैं? नहीं है, क्योंकि ये ज़ीरो है क्या, ये ज़ीरो है क्या, नहीं है ना, ये दोनों ज़ीरो। इसका मतलब ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसलिए हम इसको अब यूज़ करके जो हमने सारे स्टेप्स पीछे करे हैं वो दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था वहाँ से दोबारा से आपको करके देखना है और लास्ट में आपको एक D2 मैट्रिक्स फिर से निकालनी है और उसको आपको अब देखना है क्या वो डायगोनल है या नहीं है। अगर वो भी नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स तो दोबारा हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को लेकर फिर से स्टेप्स रिपीट करते हैं, तो आपकी रिवीजन भी दोबारा हो जाएगी। स्टेप 1, फिर से वही स्टेप, आपको इस मैट्रिक्स का लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट देखना है। द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्या है इसका लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ D1 का। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, इनको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो नॉन डायगोनल हैं। तो इनमें बड़ा नंबर सबसे कौन है, एक तो 2 है ना, 2 ही है अकेला, जो कि A12 और एक 21 पे बैठा हुआ है। तो A12 और 21 पे जो बैठा है जो कि 2 है वो आपका लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इसी स्टेप में आपको एक और चीज़ देखनी है कि 1 और 2 की हेल्प से आप कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो। वो बना सकते हो A11 और एक A22, क्योंकि 1 की हेल्प से 1 1, 2 की हेल्प से 2 2। और A11 है क्या, A11 कहाँ है, ये रहा A11, ये है 3, और A22 है क्या, ये भी 3 है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 क्या होता है, हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनानी होती है। वी हैव टू चूज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मान लेते हैं वो मैट्रिक्स आपकी B2 है। पहले हमने B1 माननी थी, अब हम B2 मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस मैट्रिक्स को, देखिए, और कौन से प्लेन में बनानी है ये भी तो देखिए ना, कौन से प्लेन में बनानी है। तो आपका जो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट था, ठीक है, A12 या A21, उनकी सफिक्स क्या है, 1 2 या 2 1 है ना। तो हमें प्लेन में बनानी है 1, 2 में, जो उसकी सफिक्स है उसमें बनानी है 1, 2 में। और 1 पहले लिखेंगे क्योंकि छोटा है, 2 बाद में लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स में हमें मतलब कि पहले लिखना है, तो 1 और 2 की हेल्प से आप कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट्स बना सकते हो। एक तो A11 बना सकते हो और एक A22 बना सकते हो, क्योंकि 1 की हेल्प से 1 1, 2 की हेल्प से 2 2 बन गया, ठीक है। और इन दोनों की जगह हमें क्या लिख देना है, कोस थीटा लिख देना है। तो यहाँ भी कोस थीटा A11 की जगह, ये A11 की जगह है ना, और यहाँ भी कोस थीटा लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास 1 और 2 की हेल्प से कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बन सकते हैं। एक तो 1 2 बनेगा, A12, एक A21 बनेगा, ठीक है। तो A12 और 21 की जगह हमें क्या लिख देना है, साइन थीटा लिख देना है। A12 कहाँ है, ये रहा 12 साइन थीटा। A21 कहाँ है, 21 कहाँ होता है, ये रहा साइन थीटा। और इन दोनों में से छोटा कौन है, 12 और 21 में छोटा कौन होता है, 12 होता है ना, तो इसके आगे माइनस लगेगा जहाँ A21 है, ठीक है। जहाँ साइन थीटा, जो साइन थीटा A21 की जगह पे बैठा है, सॉरी 1 2 की जगह बैठा है, वहाँ हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपने देखना है कौन से डायगोनल एलिमेंट बच गए। एक ये डायगोनल एलिमेंट बच गया, तो यहाँ मैं 0 लिख दूंगा और बाकी यहाँ मैं 1 लिख दूंगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वहाँ 0 0 0 लगा देना है।
ठीक है, तो ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थीटा की वैल्यू निकालना। थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, स्टेप 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा के लिए फिर से फॉर्मूला tan टू थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू में क्या आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट जो कि हमने यहाँ लिखा है 2 इंटू में 2 अपॉन में जो आपके पास ये आए हैं A11 A22 इनकी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि 1 और 2 की हेल्प से आपने 1 और 2 की हेल्प से जो आपने एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स बनाए हैं उनकी सब्ट्रैक्शन। तो पहले कौन लिखेंगे, जो छोटा है, सफिक्स जिसकी छोटी है, A11 छोटा है ना, सॉरी 11 मतलब 11 छोटा होता है, A11 की जो सफिक्स है वो छोटी है, मतलब 11 छोटा है किससे, 22 से, इसलिए वो हम पहले लिखेंगे माइनस A22। तो A11 और A22 क्या है, दोनों तो 3 हैं, तो 3 ही लिख देता हूँ मैं, 3 माइनस 3 तो आ जाएगा 4/0 जो कि इन्फिनिटी आ गया। तो फिर से हमारे पास tan टू थीटा किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी होती है। और tan टू थीटा, अब यहाँ से tan मान लेते हैं, कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, π/2 के इक्वल आ गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ से फिर से क्या आ गई, π/4 आ गई। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई है π/4, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्या आ गई हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो आ जाएगी कोस थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, π/4, तो कोस π/4 क्या होता है, 1/√2 माइनस एज इट इज़, थीटा की जगह हमें फिर से क्या पुट करना है, π/4, तो साइन π/4 क्या होता है, वो भी 1/√2 होता है, माइनस एज इट इज़ है, साथ में 0 0 एज इट इज़, 1 0 0 एज इट इज़। अब यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/√2, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है। कोस थीटा मतलब कोस π/4 वो भी 1/√2 होता है। तो ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई है, जो कि आपकी क्या थी, B2 थी। ठीक है, B2 थी ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने करी थी, यहाँ अब हम करेंगे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी होती है। नई मैट्रिक्स हम मान लेते हैं D2 है, पहले हमने D1 बनाई थी, अब हम D2 बनाएंगे, जो किसके इक्वल होगी, इसके इन्वर्स। ठीक है, जहाँ इसका ट्रांसपोज मान लो, इसके ट्रांसपोज इनटू में आपकी, आप जो ये प्रोसेस जिस मैट्रिक्स के लिए कर रहे थे, किस मैट्रिक्स के लिए कर रहे थे, D1 के लिए कर रहे थे ना, तो D1 इनटू में B2 एज इट इज़। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करके D2 हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी। तो B2 डैश क्या है, ये रहा, इसको लिखो, ठीक है, इनटू में D1 क्या है, B2 डैश ये नहीं है, इसका जगह अगर आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ रही है। सॉरी ये गलती होगी, ये जो मैट्रिक्स है दोबारा नहीं आएगी, ये साइन जो यहाँ था यहाँ हो जाएगा जब आप इसके ट्रांसपोज करोगे, बस ये एक डिफरेंस मैंने देखा नहीं था, ये रह गया। ठीक है, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा क्योंकि मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, तो जो ये यहाँ बैठा था अब यहाँ बैठेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे मैंने पीछे भी एक गलती कर दी है, यहाँ देखिए, यहाँ ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, क्योंकि ये क्या था आपके पास, B1 था, मैंने ट्रांसपोज को भी यहाँ ही लिख दिया। इनटू में D1 मतलब कि वही मैट्रिक्स जिसके लिए हम ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट किया है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 3 2 0 2 3 0 0 0 -1, और B2 जो हमने ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल ली है, ये 1/√2 1/√2 0 -1/√2 1/√2 0 0 0 1। तो इन तीनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आपके पास आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 0 0 0 1 0 0 0 -1, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये आपके पास क्या आ गया, D2 आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट जो डायगोनल के अलावा हैं वो सारे क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, 0 हैं।
ठीक है। तो इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे ना, ये प्रोसेस हम यहीं रोक देंगे। तो आपकी आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज़, हमें तो आइगन वैल्यूज़ के लिए क्वेश्चन कर रहे थे ना जैकोबी वाला, तो आइगन वैल्यूज़ जो हैं आपकी आ जाएंगी ये 5 1 -1, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये आपके आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो 5 1 और -1 आपकी क्या है, आइगन वैल्यूज़। और आइगन वेक्टर्स हम कैसे निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर्स के लिए आपको जो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने बनाई थी ना, एक B1 बनाई थी और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने एक B2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाई थी, एक B1 बनाई थी और एक B2। एक ये B1 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाई है, एक ये रही B2, कहाँ गई, ये रही, ये बनाई है। इन दोनों को अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे। कैसे आएंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। B1 मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, 1/√2 0 0 1 -1/√2 0 1/√2 0 1/√2। और B2 एक मैट्रिक्स आई थी, वो क्या है, 1/√2 -1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास मल्टीप्लाई आपको ही करना है, मैं सीधा आंसर लिखूँगा 1/2 1/√2 1/2 -1/2 1/√2 -1/2 -1/√2 0 1/2। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। इसमें आपको ना ये कॉलम वाइज आपको उठाना है, जैसे कि ये 3 एलिमेंट उठाए, ये 3 एलिमेंट उठाए और ये 3 एलिमेंट उठाए, ठीक है। इनको आप क्या लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो ऐसे, 1/2 1/√2 और 1/2। ये एक ब्रैकेट होगी, एक इसके लिए ब्रैकेट बना दो, मैट्रिक्स -1/2 1/√2 और -1/2, और एक इसके लिए ब्रैकेट बना दो 1/√2 माइनस का 0 1/√2, ठीक है। तो जो ये तीन आपके पास मैट्रिक्स हैं, ये आपकी तीन आइगन वेक्टर्स हैं, तीन आइगन वेक्टर्स हैं। किसके कॉरस्पॉन्ड्स में, ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज थे ना 5 1 और -1, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन वेक्टर्स आते हैं, तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आ गए। तो ऐसे हम जैकोबी मेथड से निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। आपको जो एग्जांपल नंबर 7 है ना, वो बिल्कुल सेम है इसी एग्जांपल की तरह जैकोबी मेथड का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम जैकोबी मेथड से कैसे सारी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए। जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो करे हैं, उन्हीं स्टेप्स को आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो यहाँ तो मैंने आपको स्टेप्स 2 बारी करके बता दिए, है ना, तो आपको समझ भी अच्छी तरह आ गया होगा।